देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। भूखा लकड़ों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी। अंग्रेज़ों से बड़ी उल्फत है। अंग्रेज़ थे भी बहुत अच्छे, लेकिन उसके बावजूद हकीकत हाल ये है कि अंग्रेज़ मर गए, पीछे औलादें छोड़ गए। और अब सूरत हाल ये है कि वो औलादें भी बड़ी हो गई हैं और अब तो सरकारी मनासिब पर अल्हम्दुलिल्लाह फायज हो गई हैं। तब्दीली की ये लहर जो सिंध में आई थी, पहले उसका तज़किरा कर लूँ। सिंध में ये तब्दीली आई तो हमें एक गवर्नर नसीब हुआ। जाते ही पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह मियाँ ने पता नहीं क्या हम पे करम फरमाया कि वो गवर्नर अचानक वॉइस रॉय बन गया। और उस वॉइस रॉय ने पूरे लाओ लश्कर के साथ थर के एक उफ्तादा जो है दूर उफ्तादा मकाम का दौरा किया, और वो भी ऐसी जगह जहाँ लोगों को भूख और मौत ने तंग कर रखा है। मौत तो ज़ाहिर किसी को तंग नहीं करती, वो तो तंग जो होता है उसको साथ लेकर के वो चली जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा कोई इतनी बड़ी बातें नहीं हुई। गवर्नर साहब जो हैं वो वॉइस रॉय बन करके वो रेड कारपेट उन्होंने अराइवल लिया। उस पर फैसल वावड़ा साहब भी उनके साथ खरामा खरामा चलते रहे। लोगों के दिलों पर उनकी हर थाप महसूस हुई। उसके साथ नाजरीन, इससे पहले कि मैं कुछ मजीद कहूँ, यहाँ ब्रेक की कॉल आ गई है, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं रमेश कुमार वांकवानी साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद होंगे और इस तब्दीली की लहर के जुज़ियात के बारे में इनसे मैं कुछ जानना चाहूँगा। यहाँ वक्त एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। रमेश कुमार वांकवानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश कुमार साहब, सर ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रहा था थर के अवाम का गम बांटने की जो कोशिश वाइसराय सिंध, माफ़ कीजिएगा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने फरमाई है। रेड कारपेट अराइवल उनको दिया गया। थर के लोगों की मुसीबत को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो काम वहाँ पे हुआ है। इससे पहले कि मैं इसका पोस्टमार्टम करूं, आपने पिछले दिनों एक आर्टिकल इस पे लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग के दौरान भी आप अपियर हुए। आप ही के एक आर्टिकल का एक इक्तबास आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं सर। आप लिखते हैं, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक रवां बरस थरपारकर में जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 500 से मुतजाविज हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह में 50 के करीब लोग खुदकुशी कर चुके हैं और इतनी ही तादाद में मासूम बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। थरपारकर की सड़कों पर जा बजा मवेशियों के ढांचे देख खून के आंसू रोता है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बराबर वाली विंडो में कुछ ऐसी नाकाबिले बयान फुटेज चल रही है जो आप अच्छी तरह से तसव्वुर कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर कोई तब्दीली का दावेदार थरपारकर में लैंड करे, बाजार उसके आने की खुशी में बंद करा दिए जाएं, जबरी तौर पर लोगों को हकाल दिया जाए इधर उधर, और हटो बचो की सदाएं देख करके सुन करके कानों में सीसा पिघलता हुआ महसूस हो, तो आप इस तब्दीली को किस अल्फाज में याद करेंगे? नूरुल आरफीन, शुक्रिया। मैं समझता हूँ इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने आज मेरे कालम का भी हवाला दिया, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है। मगर बदकिस्मती है कि इसको कभी भी किसी ने सीरियस नहीं समझा कि असल में मसला क्या है। बात यह है, मैंने इस वजह से कंपैरेटिव भी दिया है कि जो थर डेजर्ट का हिस्सा 75% उस तरफ है और 25% इस तरफ है, वो आज इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और हमारे पास मवेशी जानवरों का और इंसानों दोनों का एक ही हाल है। वो पानी है जिससे जानवर भी नहाते हैं, इंसान भी नहाते हैं, और वही पानी जो है नहाते हुए पानी से बच्चे जो है वहाँ पे पानी पीते भी हैं। मगर हमारे हुक्मरान, चाहे किसी को भी इस चीज़ का इल्म नहीं है। हम जब भी जाते हैं शो ऑफ के लिए, हर बंदा, मैंने माजी में 2002 से 17 साल मुझे भी हुकूमतों में हो गए हैं, जब भी ये 17 साल की मेरी भी पार्लियामेंट्री लाइफ में मैंने देखा है, जो हुक्मरान आता है वो हाईलाइट करके इसी तरीके से हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, रेड कारपेट हो गया, चला गया, मगर किसी ने भी इसकी विल भी चाहिए और वीएन भी चाहिए।
मुझे कहीं पे विल नजर नहीं आती, कहीं पे वीएन नजर नहीं आती, कहीं पे विल वीएन दोनों नजर नहीं आती। सर ये मुझे क्योंकि बताइएगा, आप कता तब कलामी की तक गुंजाइश किसी निकालते नतीजे हुए, मैं आपको रोकना तो नहीं चाह रहा था क्योंकि आप माशाल्लाह बड़ा अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लेकिन ये मुझे बताइएगा उस एक शोकौस से कता नजर के जो अपनी गलती को तस्लीम कर लेने के बाद ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आपसे इंटरव्यू लेता था नून लीग में, तब भी मुझे हैरानी होती थी, और अब इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तब भी मुझे हैरानी हो रही है कि आप जिस तरह से ओपन हार्टेडली अगलात को तस्लीम कर रहे हैं। सर ये मुझे बताइएगा, मुर्तजा वहाब साहब फरमा रहे हैं कि वफाक ने थर के अवाम की कोई मदद नहीं की, इससे कता नजर के पीपल्स पार्टी अपने दौर में क्या कर रही है? क्योंकि पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा इस वक्त मेरे साथ मौजूद नहीं है, जब मैं उनसे गुफ्तगू करता हूं तो मैं उनसे उनकी कारकर्दगी का एहतसाब फरमाता हूं। ये मुझे बताइए सर कि दौर कोई भी हो, विफाक में हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन थरी बाशिंदों की किस्मत में मरना ही लिखा है, और अगर तब्दीली की ये वेव जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा था पूरे पाकिस्तान में, अगर ये बर्बादी की लहर चल ही पड़ी है तो क्या ही जरूरी है कि तमाम तरफ एक डिस्ट्रक्शन सी फैल जाए। आप लोग जिक्र किया करते थे सुनामी का, जरूरी है कि ये सुनामी थरी बाशिंदों को अपने साथ ले जाए, अफगानियों को, अफगान बाशिंदों को भाईबंदी के नाम पर, भाईचारे के नाम पर, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम पर या वॉटेवर के नाम पर यहां से गंदुम भेजना, और यहां थर के बाशिंदे मर रहे हैं, जाकर उनको ये लतीफा सुनाना कि तुम्हें 35,000 कार्ड दूंगा, 2 एम्बुलेंसेस दूंगा और कुछ पता नहीं क्या क्या दूंगा। आपके ख्याल में एक आदमी जो इस तरह की उफ्ताद का सामना कर रहा हो, उसे इस तरह के लैतो लाल देना ये जस्टिफाइड है सर? बिल्कुल नहीं। पहली चीज तो ये कि नहीं कोई हेल्थ कार्ड की बात है, नहीं कोई एम्बुलेंसेस की जरूरत है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के भी जो पैसे मिलते हैं वो भी मैं समझता हूं लोगों को खराब कर रहे हैं। लोगों को, आपको पॉलिसी देनी चाहिए। आपके पास इतना लाइव स्टॉक है, आपके बहुत बड़े डेयरी फार्म खुल सकते हैं, आपके पास इतनी लैंड पड़ी है, आप उधर अपने सोलर पंप वगैरह लगा पे आप उधर टूरिज्म बड़ा कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर लैंड उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने आपको कहा ना, अगर आप उधर रोल मॉडल देखें तो आप क्या नहीं कर सकती। मैंने इस वजह से जब चीफ जस्टिस ने मुझे बुलाया, और मुझे आज भी थर की किस्मत बदलते हुए सिर्फ एक जगह से नजर आती है, वो आ रही है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब मुझे बुलाया तो मैंने उनको वीएन दी, मैंने मैं तो बैठा था, मुझे चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप थर से आप आए, आप मुझे बताएं। मैंने कहा सर ये जितने भी शॉर्ट टर्म पॉलिसी है हमें उससे निकलना पड़ेगा, हमें एक ऑनेस्ट 22 ग्रेड के ऑफिसर को लगाना पड़ेगा, उसके नीचे सेक्रेटरी लाइव स्टॉक, सेक्रेटरी फूड, सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी हेल्थ, ये मैंने सारे सेक्रेटरीज के नाम लिए कि जो अच्छी एजुकेशन दे सके, अच्छी अवेयरनेस दे सके। हेल्थ वो जो ग्रास रूट लेवल तक आज 40% लेडी हेल्थ वर्कर थर को कवर कर रही है, 60% आज उसके बगैर है, हेल्थ पॉलिसी दे सके। वो एग्रीकल्चर अपना सेक्रेटरी हो जो अच्छी एग्रीकल्चर की पॉलिसी दे सके, वो फूड सेक्रेटरी हो जो अच्छी फूड के हवाले से ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो जो गंदम जाती है उसकी डिवीजन हो सके, वो लाइव स्टॉक हो जो मवेशी जानवर जिसकी हड्डियां मिलती हैं उसके लिए पॉलिसी, ये हमें जामे एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। चीफ जस्टिस साहब ने मेरी बात के ऊपर नोटिस लिया, 2 दिन के बाद चीफ सेक्रेटरी को और सब सेक्रेटरी आया और उनको कहा कि आप इसके ऊपर मीटिंग करें, आप सब सेक्रेटरी को बुलाएं, और आज चीफ मिनिस्टर ने उसके ऊपर एक मीटिंग भी चेयर की है। हफ्ता अभी हो गया है, हफ्ते के बाद दोबारा मैं चीफ जस्टिस के पास ये केस लेके जाऊंगा कि पॉलिसी क्या बनी है, इसके ऊपर क्या अमल होगा, क्योंकि अब हमने बहुत छोड़ा, और ये मैं समझता हूं टेम्पररी मेयर्स जो है वो करप्शन के लिए तो अच्छे हैं, टेम्पररी 50% लोगों के रिलीफ के लिए तो अच्छी है, मगर वो रिलीफ जो है 50% लोगों की आदतें खराब करता है, और 50% जो है वो उस इंतजार में रह रह के मर जाती हैं। तो मैं समझता हूं हमें वो चीजें करनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा ना, विल है मगर वीएन नहीं है, किसी काम नहीं है। बताइए, किसी काम नहीं है। वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक जगह एक महफिल में गुफ्तगू फरमा रहा था, चूंकि मैं खुद फरमा रहा था इसलिए फरमा रहा था। ये मुझे बताइए मैं कितनी हद तक गलत फरमा रहा था कि 2 महीनों में इतनी ज्यादा गलतियां इतने तसलसल के साथ आप लोगों ने फरमाई हैं कि पिछली हुकूमत अच्छी लगने लगी है। पिछली हुकूमत ने इतने तसलसल के साथ हमें बोर किया कि हमें उससे पिछली वाली हुकूमत अच्छी लगने लगी। आपके ख्याल में ये नस्ल दर नस्ल लुटने पिटने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? और दूसरी अहम तरीन बात ये मुझे बताइए सर, प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, मुझे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए,
ये आरिफ अलवी साहब इस्लामाबाद से कराची नाजिल हुए और हमें दिल लगा करके शारा फैसल पे इन्होंने जूते लगाए। आरिफ अलवी साहब की अहलिया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरती हैं और की 9 गाड़ियां उनकी मुंतजिर थी और उसके बाद प्रोटोकॉल का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद अभी भी प्रोटोकॉल की ये सिलसिला जो मैं रो पीट रहा हूं, ये मुझे बताइए, सियासत, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी सेइंग सो, सियासत मुनाफिकत का नाम क्यों बनकर रह गई है? नून लीग करे, पीपल्स पार्टी करे तो हराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली के नाम पर वही सब कुछ करे तो जायज। नूरुल आरफीन, पहली चीज तो ये मेरी नजर में सियासत एक इबादत है, सियासत एक खिदमत है, और अगर कोई पॉलिटिक्स में आके और जिसके कौल और फेल में फर्क हो तो वो मैं समझता हूं इस दुनिया में भी और उस दुनियावी दुनिया में भी जो है वो उसकी वो कदर नहीं रहती खुदा के पास, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हर आदमी का अपना जमीर है, अपने जमीर के साथ रहता हूं और हमेशा सच बोलता हूं। जिस दिन मुझे झूठ बोलना हुआ, जिस दिन मुझे खुशामद करनी हुई, उस दिन मैं आपसे हाथ बांध के बोल दूंगा कि ये काम मेरा नहीं है। तीसरी चीज ये कि प्रोविंशियल 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए, मगर प्रोविंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को समझनी चाहिए। थर की रेस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई गवर्नमेंट के ऊपर है। फेडरल गवर्नमेंट अगर वहां पे काम करना चाहती है तो वो म्यूचुअल ग्रांट के साथ सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करे तो फिर अच्छा लगेगा। अगर उसके साथ नहीं काम करेगी, उसको जैसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, लॉ एंड ऑर्डर फेडरल गवर्नमेंट चाहती थी 2013 में, मगर 2013 में मजबूर किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि आप ये करो, उसको ऑन बोर्ड लिया, फिर ये चीज लॉ एंड ऑर्डर की जो है ना वो मुमकिन हो सकी कि कराची में कुछ अमन। इसका मतलब है कि सर आप ही की जुबानी अगर मान लो तो फेडरल गवर्नमेंट हर की सूरत-ए-हाल को इंप्रोवाइज करने के लिए फोर्स कर सकती है, कन्विंस कर सकती है सूबाई हुकूमत को, क्यों नहीं कर रही सर? मैं समझता हूं ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। ऑन बोर्ड लेके अगर वहां पे जाना है, पॉलिसी बनानी है, तो गवर्नर भी एक फेडरेशन का नुमाइंदा है, मीटिंग चेयर करे, उसमें सिंध के भी नुमाइंदे हो, सिंध के मिनिस्टर भी हो, सिंध के सेक्रेटरी भी हो, कि प्राइम मिनिस्टर का ये इंटेंशन है कि वो चाहता है कि थर के लिए काम करे, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल ग्रांट के साथ हम थर की पॉलिसी चेंज करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मगर ये चीजें मुझसे डिस्कस नहीं हुई क्योंकि थर से एमएनए तो मैं हूं पीटीआई का, मगर मुझे पता नहीं चला और उनका टूर वहां पे हुआ, मैंने देखा कल टीवी के ऊपर। ये तो ऐसा कैसे सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ऐसा कैसे मुमकिन है कि थर से इलेक्ट तो आप हुए हैं और आपको यानी बताए बगैर ये ट्रिप भी हो गया? अब ये जॉय ट्रिप था या क्या था उसकी वजह तो वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने अरेंज किया। आपको गफलत में रखना मकसूद था, दीदा उदानिस था, या आपको मतलब आप समझ रहे होंगे आप मैं क्या पूछना चाह रहा हूं इखलाकन? मैं समझता हूं कि जब प्रोग्राम कभी भी जल्दी में बगैर किसी प्लानिंग के होते हैं, बगैर किसी वीएन के होते हैं, तो इसमें ऐसी बुनियादी गलतियां हो जाती हैं। तो बुनियादी ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था, बुनियादी गलती थी जिसकी वजह से हम 2 एमएनए हैं, मैं भी थरपारकर से हूं, लाल माली उमरकोट से है, मगर हमें इन दोनों को, मैंने लाल माली से भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि मैंने टीवी के ऊपर देखा। और जल्दबाजी में ऐसे जब प्रोग्राम बनते हैं तो उसके अंदर जो है वो सही अरेंजमेंट भी नहीं होते हैं, और हमें कम से कम ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारी पार्टी जो है वो अवाम के जो सर, मुझे एतजाज एहसन साहब का एक जुमला जो वुकला बहाली, अदलिया बहाली तहरीक में उन्होंने कहा था याद आ रहा है। एतजाज एहसन साहब का एक, मुझे बल्कि एक टर्मिनोलॉजी याद आ रही है, इग्नोसेंट। एक होता है इनोसेंट, एक होता है इग्नोरेंट, एक होता है इग्नोसेंट। ये गवर्नमेंट इतनी इग्नोसेंट थी कि इसने दोनों इलेक्टेड एमएनएस को, ये किसी काउंसलर की बात नहीं हो रही है सर, ये किसी एमपीए की भी बात नहीं हो रही है, एमएनए, मतलब हाउ कैन यू फॉरगेट एमएनए? मैं ऐसी बात नहीं है, जब भी गवर्नर हाउस में जिस टाइम पे भी मीटिंग होती है और उस टाइम पे बुलाया जाता है, हमें बताया जाता है, हर चीज डिस्कस की जाती है, और ये कैसी मिसमैनेजमेंट हुई, किससे हुई, क्या हुआ, कैसे अचानक प्रोग्राम बना, हम दोनों एमएनएस को पता नहीं था, और अचानक वहां पे जाके और जिस तरीके की जो एम्बर्समेंट हुई है, और मैं समझता हूं ये जो है वो बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। प्लानिंग के साथ वहां पे बेसिक लोगों के प्रॉब्लम समझते। सर इस वक्त जब आप अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, पे रहते हैं, स्क्रीन पर एक शॉट आ रहा है, इस वक्त जिस वक्त आप गुफ्तगू कर रहे हैं, स्क्रीन पर एक मंजर मैं देख रहा हूं, मेरे नाजरीन भी देख रहे हैं कि सड़कों पर सफाई हो रही है और लोगों को वहां पीने का पानी नहीं मुयस्सर, और एक गाड़ी खड़ी हुई है और उससे पानी लेकर के और वहां बाकायदा छिड़काव हो रहा है।
इसके साथ साथ मैंने अभी जिक्र भी किया कि वहां दुकानें वगैरह इखलाकन बंद करा दी गई थी। इलेक्शन में जो खुमियाजा, मैं हारून अख्तर साहब का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमें महंगाई का जो तोहफा हमने अवाम को दिया उसका खुमियाजा महज 2 महीने में जिमनी इलेक्शन में होने वाली शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ा। आपके ख्याल में गलतियों का यह तसलसल अगर जारी और सारी रहा इसी तरह, तो अगले इलेक्शन में या अगले किसी और जगह क्या सरप्राइज आप मुतवक्को रखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं हिस्ट्री और माजी जो है ना, ये आदमी के सीखने के लिए होती है। मैंने 2002 में भी वक्त देखा मुशर्रफ का जो बाय हुक एंड कुक कहता था, पीपुल्स पार्टी का भी देखा कि आसिफ साहब सदर भी थे, वजीर आज़म भी थे, स्पीकर थे, सब कुछ थे। फिर मैंने वो भी वक्त देखा कि 2/3 मेजॉरिटी भी देखी सारी। ये 2002 से जिस तरीके से 95 से मैं सियासत कर रहा हूँ, 17 साल इस पार्लियामेंट के अंदर भी हो गए हैं, सारे वक्त मैंने देखे हैं। मैं समझता हूँ जो हिस्ट्री से नहीं सीखता और वो हमेशा नाकामी की तरफ जाता है। और हमें माजी से और दूसरे किसी एग्जाम्पल से, जैसे आदमी किसी की डेड बॉडी जाते हुए देखता है तो खुदा को लिए ये दुआ करता है कि कम से कम हमें भी इस तरीके से जाना है, जो हमारे इस लाइफ में दिन गुजरे वो आपके इस बंदूक की खिदमत में हमारे गुजरे, हमसे नेक काम हो, हमसे कोई बुरे काम नहीं हो, हमें भी कल इसी तरीके से जाना है। अगर ये हमारी सोच होगी और ये हमारी सोच होगी कि आज अगर एमएनए बैठा हूं तो ये भी खुदा की रहमत है, मुझे एमएनए बनाया है, तो ये अगर मेरी सोच होगी तो मुझसे गलत काम भी नहीं होगा, मुझ में बड़ापन भी नहीं होगा और मुझे कोई जो है ना रास्ता भी साफ नजर आएगा और जिसके ऊपर रहमत होगी। अगर इन चीजों का मेरा फोकस नहीं होगा तो मुझसे गलत काम भी होगा, मेरे ऊपर तकबर भी होगा, मुझ में बर्दाश्त भी नहीं होगी, मुझ में क्रोध और जज्बात भी होंगे, जो मैं समझता हूं मुझसे गलत काम भी होंगे। और फिर जो है इस दुनिया में भी माफी नहीं मिलेगी और उस दुनिया में भी माफी नहीं मिलेगी। मेरी जबान जो है वो अगर मीठी होगी तो मैं इस दुनिया में भी चारपाई पे ऊपर बैठूंगा, वहां पे जाऊंगा तो भी जन्नत मेरे आगे खड़ी होगी। तो ये सोच जब होगी तब ये चीजें पॉसिबल होगी, नहीं तो ये वक्त जो है घड़ी घूमती रहती है, घड़ी रुकती नहीं है। ये वक्त ऐसे गुजर जाएगा जैसे और गुजर गया। सर, हुकूमती सतह पर एक बयान सामने आया है, हालांकि वो बयान यकीनन गलती हुई है, हमें सीखना चाहिए। हुकूमती सतह पर एक बयान सामने आया, मेरे सामने मौजूद है, हालांकि यकीनन संजीदगी से दिया होगा, लेकिन पता नहीं क्यों यहां कुछ अजीब सी मानी मफहूम में यूज किया जा रहा है। अगले 6 माह में मुल्क तेजी से बदलेगा। 6 माह मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मुझे प्रोग्राम खत्म होने के बाद का यकीन नहीं है। मैं आज भी समझता हूं प्राइम मिनिस्टर अनसर्टिनिटी, सर अनसर्टिनिटी जो है। यहां स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट है सर, मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ के बोर नहीं करूंगा, हेडलाइन पढ़ लेता हूं। महंगाई चंद माह में दुगनी हो जाएगी, स्टेट बैंक की पेशन गोई। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स कहता है सर कि सरमायाकारी की तनज़्ज़ुली पर हमें मायूसी है। दूसरी तरफ थर में ये सब कुछ हो रहा है। सर आपके ख्याल में नूरुल आरफीन, हमारा मुल्क बहुत रिसोर्सेज से भरा हुआ है, जहां पे रिकॉर्डिंग जैसे गोल्ड पड़ा हुआ है, जहां पे जो है वो कोयले की खानें पड़ी हुई है, हमारे पास सब कुछ है। हमारी विल चाहिए, खान साहब की विल है, मैं समझता हूं साथ में वीएन और टीम चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीजें जब मिलेंगी तब ये चीजें पॉसिबल होंगी। सर तो टीम उनके पास नहीं है क्या? विल नहीं थी, अब कम से कम लीडरशिप के अंदर विल है। अगर अच्छी टीम के साथ, नेक नियति के साथ, वीएन के साथ अगर हम आगे बढ़े तो कामयाबी। ये जो टीम अभी काम कर रही है वो टीम अच्छी नहीं है क्या? देखिए वो वक्त साबित करेगा, क्योंकि सारे तकरीबन कुछ नए हैं, कुछ बहुत ही पुराने हैं, तो वो वक्त साबित करेगा। और मैं समझता हूं खान साहब ने इसी वजह से ही जो है 2 महीने में क्या काम हुआ है मिनिस्टरों से मांगा है, और आगे 1 महीने में आप क्या काम करोगे वो भी उनसे मांगा है कि आप अपनी प्लानिंग बताएं। तो वो अच्छी बात है कि अगर, क्योंकि पहले मियां नवाज शरीफ ने भी 2013 में कहा था कि 6 महीने के अंदर मैं लोगों को देखूंगा, मगर 6 महीने के अंदर उन्होंने वो नहीं देखा और वही सेम तनख्वाह के ऊपर सारा सिस्टम चलता रहा। 5 साल गुजर गए और आज आपने देखा कि क्या हाल हुआ, हम 13,000 से 30,000 अरब तक पहुंच गए। अगर यही हालात रहे तो डॉलर भी हमारे बढ़ जाएंगे। अगर हमारे अच्छे हालात रहे, अच्छी पॉलिसी रही, अच्छी रिकवरी रही, बिजनेस अपना डेफिसिट को हमने कम किया, फॉरेन पॉलिसी हमने अच्छी की, तो मैं समझता हूं हम फिर पॉजिटिवली जो है
वो चले जाएंगे और राइट मुल्क सर, जो है बहुत शुक्रिया वो कि जैसे आपने हमारे पाकिस्तान प्रोग्राम के सब लिए जो कायदे हमने ख्वाब देखा था वो आगे बढ़ जाएगा। सर कायदे आजम चले कम से कम सोए तो थे कि उनको ख्वाब नजर आया था, यहाँ तो नींद भी जो है वो हराम हो गई है। महंगाई ने जो है वो सांस लेना दूभर कर दिया है। आपसे इंटरव्यू कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि इस प्रोग्राम के बाद महंगाई क्या होगा। नाजरीन, से पहले कि रोना पीटना तवील हो जाए, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। राना अरशद साहब ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। आज मामला कुछ आगे पीछे ही हैं। सर आप मुझे सुन सकते हैं या मैं खुद ही बातें किए जा रहा हूं? राना साहब अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मैं सवाल पूछूं सर, या ब्रेक पे फिर चले जाऊं? जी मैं सुन रहा हूं जी, आप बोलें। सर सबसे पहले तो मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाह रहा था, लेकिन इतनी देर ज़ाया हो गई। सर ये मुझे बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब अपनी गिरफ्तारी के बाद पहली मरतबा पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे, एक धुआंधार सी तकरीर की, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को उन्होंने नेशनल ब्लैकमेलिंग ब्यूरो करार दे दिया और साथ ही साथ अपनी गिरफ्तारी पर एहतजाज भी किया। सर आपके ख्याल में अब ये एहतजाज कोई यानी रंग लाएगा या ऐसे ही ये बस एक दिलपिशौरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नूरुल आरफीन साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हमारे चीफ मिनिस्टर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा मैं उनकी कैबिनेट मेंबर था। इशू ये है कि ये आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट जिस पर जेल में भेजा गया है, नैब ने गिरफ्तार किया है, साफ अथॉरिटी इशू पर कॉल किया गया और वहाँ बैठकर कहा गया कि मजबूरी है आपको गिरफ्तार करना है, जबकि इन दोनों इश्यूज पर पहले शहबाज शरीफ साहब को जब जब बुलाया गया वो पेश होते रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी पेश हुए, अब भी पेश हुए। जब उन्होंने कहा कि मेट्रो मुल्तान का रिकॉर्ड चाहिए तो वो भी हमने प्रोवाइड किया। इशू ये है कि गिरफ्तार करने के बाद जो वहां पर जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए वो काबिल इतराज थे। देखिए जी, चाइना और तुर्की पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं, और शहबाज शरीफ साहब से वो सवाल किए गए जो नैब के अफीसर ने किए कि आपके उन गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर वहाँ आपके असासे हैं, तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, मेरे या मेरे बच्चों के असासे नहीं है। जब उन्होंने कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा आप प्रूफ ले आए, अगर प्रूफ होंगे साबित होगा तो मैं सियासत भी छोड़ दूंगा और आपको सलूट भी पेश करूंगा और सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं। इशू ये है, मैं समझता हूं कि ये 16 तारीख को शहबाज शरीफ साहब के साथ हम थे कोर्ट में, हमारे कंसर्न जो हमने किए हुए थे उनको भी कोर्ट में आने की इजाजत नहीं दी गई। आधा घंटा लेट आए, हमारे MNA MPS को नहीं आने दिया गया, रोड्स पर ऐसे कर्फ्यू लगा दिया गया, MA कॉलेज से रोड ब्लॉक था और उसके बाद सिविल सेक्रेटरीट की तरफ से रोड ब्लॉक था। मैं समझता हूं जमहूरियत में ऐसे नहीं होता। नियाजी साहब अब भी और उनकी पूरी टीम कंटेनर पर बैठ के ऐसा खुतबा देते हैं, ऐसा डायलॉग बोलते हैं, हमारी समझ से बालातर हैं कि अब वो अपोजिशन का भी रोल प्ले करना चाहते हैं और गवर्नमेंट का रोल भी प्ले करना चाहते हैं। मेरे भाई, हमारे ऊपर तो 100 इल्जाम लगे, सब कुछ हुआ, इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब के दौर में 24 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला के ज़खायर थे और अल्हम्दुलिल्लाह 54,000 तक हमारी सरमायाकारी स्टॉक एक्सचेंज जाती है, और यही डॉलर 102 रुपए 106 रुपए हत्ता के 98 तक हम लेके आए। अब ये फरिश्तों की जो टीम है, जब हम रेट कभी बढ़ाने की बात करते थे तो यही असद उमर साहब कौमी असम्बली में कहते थे कि बिजली और गैस के रेट नहीं बढ़ते। लेकिन सर शूमिय किस्मत, अब असद उमर साहब भी मतलब आशिकों की फहरिस्त में शामिल हो गए, और वो भी इसहाक डार साहब के। अब उनको इसहाक डार साहब के किए हुए पर तनकीद नहीं सूझ रही, वो कह रहे हैं कि वो हालत मजबूरी गए होंगे। नूरुल आफिस साहब, मैं यही तर्ज करना चाहता हूं
इसके बावजूद कि आखिरी साल गवर्नमेंट में रहते हुए हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो महंगाई आसमान पर चलेगी 2 माह में, ये इमरान खान साहब ने खुद ही कहा था कि मैं किसी गैर मुल्की गवर्नमेंट के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा अमदाद के लिए, कर्जों के लिए, और अगर ऐसी नौबत आई तो मैं खुदकशी कर लूंगा। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खुदकशी इस्लाम में हराम है, लेकिन कम से कम वो थोड़ी सी शर्म जरूर महसूस करें। खुद कहते थे कि ओवरसीज भाइयों को कि हुंडी के जरिए पैसा भेजना, बैंकों के जरिए ना भेजना, और आज पंजाब के अंदर, क्योंकि मैं कैबिनेट मेंबर था, नूरुल आरफीन साहब, पंजाब के हमारे तमाम गोदाम गंदम से भरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद 80 रुपए फी मन आटा महंगा हो चुका है। सर ये मुझे बताइए, सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है शहबाज शरीफ साहब ने, और वहां उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर इसरार फरमाया। आपके ख्याल में ये जो गिरफ्तारियां और फिर आगे जो मामला जिनको फोर्सी कर रहे होंगे कुछ लोग, मुझे तो नहीं पता, ये मुझे बताइए, ये चेयरमैनशिप अपोजिशन लीडर ही कोई काम नहीं दिखा सकी, तो फिर चेयरमैनशिप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की क्या करेगी? नहीं, मैं अर्ज करना चाहता हूं, पिछली हमारी गवर्नमेंट थी तो अपोजिशन का मुतहद्दा या मुश्तरका तौर पर खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन लीडर भी थे और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी थे, और उसी तरह पंजाब के अंदर महमूद रशीद साहब पीटीआई के पार्लियामेंट्री लीडर भी थे, अपोजिशन लीडर भी थे और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे। दोनों जगह पर फेडरल और सूबे में हमने अकोमोडेट भी किया अपोजिशन को, और लेकिन सर वो अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं बिल्ली को, फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, बिल्ली को या बिल्ले को दूध की रखवाली नहीं सौंपेंगे। मैं नूर साहब मादद से कहना चाहूंगा, ये वही बिल्ला है जो परवेज मुशर्रफ साहब को डूबने का सबब बना, और ये वही बिल्ले का कुछ और है जो जरदारी साहब को इस नौबत पर लेके आया, और उसकी जितनी जबान लंबी है, अभी ये 14 तारीख को वो अपनी सीट सूबाई असेंबली की हार गया है, लेकिन उसका डब्बे जैसा मुंह है, और जो वो कहता है उस पर यू टर्न लेता है। उसने फरमाया था कि उसके बिग बॉस सिलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर जो हैं न्याजी साहब, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहेंगे, पंजाब हाउस में रहेंगे। फिर उसने इसी ने कहा था कि नहीं, वो मिनिस्टर ब्लॉक में रहेंगे, हाउस कॉलोनी में, और आज उसका बिग बॉस और ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, बस ब्रेक, बल्कि प्रोग्राम वाइंड अप भी करना होगा, मेरे पास 2-2.5 मिनट रह गए हैं। मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूं, जरा दिल थाम करके पहले सवाल सुनिए। जी जी सर, शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं, नायब एहलकार ने कहा आशियाना में करप्शन का इल्जाम नहीं, मगर आपने जनरल कियानी को खुश करने के लिए उनके भाई को ठेका दिया। मैंने बता दिया ठेका परवेज इलाही दौर में मिला, मैंने तो मनसूख किया। इस पे तो तालियां बजनी चाहिए। अब आती है काम की बात। जनरल कियानी के भाई का ठेका मनसूख करा दिया तो कौन सा तीर मार दिया सर? जनरल कियानी को एक्सटेंशन मिली इसी जमहूरियतों के दौर में, आप नहीं थे, कोई और था। लेकिन यह मुझे बताइए, आप जब हुकूमत में आए तो जनरल कियानी के भाई को ला सकते थे ना? वो डीएचए जो स्कैम हुआ है उसके कोई वाली वारिस, कोई लोग मुतासिर तो हुए थे, जमहूरियत कहां जो है आगे पीछे हो गई थी। आप ठीक फरमा रहे हैं। जब हमें गवर्नमेंट 2008 में मिलती है तो ये रिंग रोड का 35 अरब रुपए का कंट्रैक्ट जो था वो परवेज इलाही साहब, परवेज मुशर्रफ साहब ने जनरल कियानी साहब के भाई मेजर कामरान कियानी को दिया हुआ था। जब उसकी स्पीड नहीं थी, काम नहीं हो रहा था, तो हमने तो रूटीन में चीफ मिनिस्टर साहब ने विजिट किया और उस पर उनको बुलाया गया, और फिर अल्टीमेटली वो काम प्रोसीजर के मुताबिक कैंसिल हुआ। जब उसका दोबारा टेंडर होता है, हम नैब देखे ना, गिरफ्तार करते हैं आशियाना में और क्वेश्चन करते हैं कि आपने जनरल कियानी के भाई को 1.5 अरब का बेनिफिट पहुंचाने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब देखना ये मुनासिब तो नहीं है कि आर्मी के साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दरमियान में लाना। मैं समझता हूं कि इस तरह सर उनको तो नहीं लाना चाहिए था, लेकिन जिसे लाना चाहिए था उसके भाई को वो उसी को ले आते। नहीं, इशू ये है कि कियानी साहब, जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, लेकिन कियानी साहब ने बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं जरदारी साहब के बाद आपकी गवर्नमेंट आई थी तो आप कियानी साहब के भाई को ले आते। नहीं, कियानी साहब के भाई का कॉन्ट्रैक्ट हमने कैंसिल किया
और उसके बाद वो पता है आपको, एयरपोर्ट के सामने अल्हम्दुलिल्लाह रिंग रोड मुकम्मल भी हो चुका है, लोग अल्हम्दुलिल्लाह जा भी रहे हैं, और पाकिस्तान, लाहौर और पंजाब की खूबसूरती का वो सबब भी रिंग रोड बना है। माय पॉइंट इज कि देखे ना कि नायब सर गॉट योर पॉइंट, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर। मैं आपकी प्रेजेंस का इंतहाई मशकूर हूं कि मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की जहमत उठाई। नाजरीन, ये थे राना मोहम्मद अरशद साहब। इसी के साथ हमें अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।